हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट इन्फ्लुएंसिंग एयरपोर्ट डिज़ाइन। तो एयरपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए जो भी आपके फीचर्स चाहिए उसको समझने के लिए आपको कुछ एयरक्राफ्ट के फीचर्स समझने पड़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स समझने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग एयरपोर्ट के डिफरेंट कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है एयरक्राफ्ट कैपेसिटी, एयरक्राफ्ट स्पीड, एयरक्राफ्ट व्हील एंड व्हील अरेंजमेंट, minimum turning radius, minimum circling radius, size of aircraft, takeoff and landing distance, type of propulsion, tire pressure and contact area, noise, range, fuel spillage and jet blast। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट कैपेसिटी। इट मीन्स द नंबर ऑफ पैसेंजर हैंडलिंग एबिलिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो एक एयरक्राफ्ट के पास कितने सारे पैसेंजर वो हैंडल कर सकता है, इस पे डिपेंड करता है कि उस एयरपोर्ट पर कितने पैसेंजर के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो उस टर्मिनल बिल्डिंग की जो एरिया है उसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, कितना एरिया चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपका एयरक्राफ्ट का कैपेसिटी कितनी है। तो सेकेंड है आपकी प्रोसेसिंग टर्मिनल। मतलब इसमें हम लोग प्रोसेसिंग टर्मिनल जो है उसकी साइज हम लोग डिसाइड करते हैं एयरक्राफ्ट कैपेसिटी से। पैसेंजर एंड बैगेज हैंडलिंग फैसिलिटी। तो एक एयरक्राफ्ट आएगा तो उसमें कितने सारे पैसेंजर हो सकते हैं, कितने उसके लगेजेज बैगेज हो सकते हैं, उसके वो डिपेंड करता है कि आपका उसके लिए जो फैसिलिटी है वो उसकी साइज़ कितनी होगी, कितना मतलब रिक्वायरमेंट है, आपको कितने आपको इस तरह के फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कार्गो प्रोसेसिंग। तो बहुत सारे मतलब एयरक्राफ्ट से बहुत सारे लगेजेज आते हैं, जो कार्गो जाती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटी को डिज़ाइन करनी पड़ती है एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है साइज ऑफ एप्रॉन। साइज ऑफ एप्रॉन का मतलब होता है कि वो लोकेशन जहाँ पे एयरक्राफ्ट को आपको पार्किंग करना है और उसमें आपको बोर्डिंग, डीबोर्डिंग, लोडिंग, अनलोडिंग करना है। तो उन सारी फैसिलिटी जो चाहिए उसके लिए एयरक्राफ्ट के लिए उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी कैसी है। तो वो डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट का साइज़ कैसा है और किस तरह के हम लोग एयरपोर्ट वहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब वो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है या किस तरह की है, और कितना उसमें ट्रैफिक आ सकता है। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट स्पीड। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड इज कंसिडर्ड एज एयरक्राफ्ट स्पीड। फर्स्ट है आपका एयर स्पीड एंड सेकेंड है ग्राउंड स्पीड। तो दो तरह का हम लोग स्पीड इसमें कंसिडर करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग का जो एयरक्राफ्ट है वो कितने स्पीड से वो रनवे की तरह अप्रोच कर रहा है। तो फर्स्ट है आपका एयरक्राफ्ट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर के रिस्पेक्ट में आपका एयरक्राफ्ट का स्पीड कितना है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एयरक्राफ्ट का स्पीड कितना है। तो जब ग्राउंड स्पीड निकालना होता है हम लोग को, तो क्या करते हैं कि एयर स्पीड में विंड स्पीड को प्लस या माइनस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका विंड का डायरेक्शन क्या है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम लोग निकालना हो कि जो एयरक्राफ्ट है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और विंड भी इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो जो विंड के रिस्पेक्ट में जो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है अगर हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो क्या करना होगा कि दोनों को ऐड करना पड़ता है। मतलब कि हम लोग को एयर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है और विंड की जो स्पीड है दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में देना पड़ता है क्योंकि इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है वो रनवे की तरह कितने स्पीड से अप्रोच कर रहा है। तो उस एयरक्राफ्ट से पीछे की जो एयरक्राफ्ट होगी उसके पीछे कितना बीच में कितना डिस्टेंस रखना है और जो लैंडिंग के लिए इतना डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग को इससे मालूम चलती है एयरक्राफ्ट स्पीड से। तो बेनिफिट ऑफ हायर एयरक्राफ्ट स्पीड क्या बेनिफिट है। एयरक्राफ्ट का हायर स्पीड है तो आपका रिड्यूस जर्नी टाइम रिड्यूस हो सकता है। इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। तो आपका बहुत मतलब फास्ट पेस से आपका एयरक्राफ्ट बहुत सारे आते जाएंगे और बहुत सारे ऑपरेशन आप एक साथ कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं अगर स्पीड ज़्यादा है तो। इम्प्रूविंग एंड ब्रॉडनिंग द एयर नेटवर्क। तो आप बहुत मतलब एयर नेटवर्क को इन्हांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि एक साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट आप मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट है ओवरऑल ड्यू टू हायर स्पीड लॉन्गर रनवे इज रिक्वायर्ड एंड लार्ज फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ट्रैफिक। तो इसमें थोड़ा ये इशू जाता है कि अगर हायर स्पीड है तो आपको रनवे की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी और सारी फैसिलिटी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट वेट। एयरक्राफ्ट वेट में आता है कि आपका जो एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो आपका इम्पैक्ट डालेगा आपके रनवे डिज़ाइन और टैक्सीवे डिज़ाइन पर, कि आपको जो रनवे और टैक्सीवे की डिज़ाइन करनी है उसका जो है डिफरेंट लेयर्स होती है पेमेंट की, थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जानना पड़ेगा कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो कितना लोड अप्लाई कर रहा है। तो बात किया जाए तो फर्स्ट है आपका मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट।
इट इज़ द मैक्सिमम लोड विच द एयरक्राफ्ट इज सर्टिफाइड टू कैरिंग ड्यूरिंग द टेक ऑफ एंड द एयरपोर्ट पेमेंट आर डिजाइन फॉर दिस लोड। मतलब कि टेक ऑफ के समय आपका कितना मैक्सिमम लोड है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस टेक ऑफ वेट एंड द वेट ऑफ फ्यूल कंज्यूम ड्यूरिंग द ट्रिप। द वेट बिकॉज दिस सच सिचुएशन रेयरली ऑकर्स फॉर इंस्टेंस इन aircraft starts travel immediately after takeoff. The pilot has to carefully return the aircraft to the airport and it should be so manipulated that the maximum landing weight is not exceeded. तो होता ये है कि जो आपका लैंडिंग के जो पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है पेमेंट को, तो लैंडिंग करते समय जो आपका एयरक्राफ्ट है वो कहीं से आपका ट्रैवल करके आ रहा हुआ, तो उसका जो मैक्सिमम ग्रॉस जो टेक ऑफ वेट है उसमें से अगर फ्यूल जो है जो फ्यूल का जो वेट था वो रास्ते में कंज्यूम हो जाता है, इसलिए हम लोग उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ग्रॉस वेट में से हम लोग जो है उसका फ्यूल का वेट माइनस कर देने पर जो एयरक्राफ्ट का जो उस समय का सिचुएशन का जो होगा उस समय का जो वेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं कि वो इतना सारा लोड वो अचानक से इम्पैक्ट देगा आपके रनवे पर लेकिन कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि आपका कभी जस्ट आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया है और टेक ऑफ करने के बाद मतलब कुछ प्रॉब्लम इशू आ गई है तो उसको तुरंत उसको लैंड करना है, वो आगे जा नहीं सकता फर्दर। तो उस समय आपका थोड़ा हो जाता है कि एयरक्राफ्ट का वेट बढ़ जाता है, तो उसको कंसिडर करके हम लोग को चलना चाहिए कि वो जो मैक्सिमम लैंडिंग वेट है वो उससे ज़्यादा एक्सीड ना हो। The weight of an aircraft including crew and all necessary gear required for the flight is known as operating empty weight. It does not include payload and fuel. For a passenger aircraft, the operating empty weight will not be constant, but it will depend upon the seating arrangement. तो होता ये है कि जो पूरा एयरक्राफ्ट है वो अगर खाली हो तो कितना वेट होगा उसका, तो खाली होगा तो जो एयरक्राफ्ट है तो उसके जो क्रू मेंबर होंगे जो स्टाफ्स होगा तो वो स्टाफ एयरक्राफ्ट का ही पार्ट ही समझा जाता है। तो आपका ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट में एयरक्राफ्ट का पूरा वेट विथ ऑल गियर मतलब और जो नेसेसरी इक्विपमेंट है वो सारी लेकर और क्रू को लेकर जो भी लोड आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट। और उसमें हम लोग पे लोड या फ्यूल ऐड नहीं करते हैं। एक्चुअली जो एयरक्राफ्ट है उसको टेक ऑफ करके आपको लैंड कराने के बीच में आपको जो फ्यूल कंज्यूम होता है उसको वही बहुत ज़्यादा हेवियर वेट होता है, तो उसको भी मतलब हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। और पेलोड है, पेलोड मतलब कि वैसे लोड जिसके लिए पेमेंट मिल रही है या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एयरक्राफ्ट, तो पेलोड में आपके पैसेंजर का वेट, कारों का वेट, ये सब चीज़ें आती है। तो मैंने बताया जो डिस्कस किया था पेलोड, तो पेलोड में आपका जो टोटल रेवेन्यू मतलब जनरेट करने वाली लोड्स होते हैं जिसमें आपका आता है वेट ऑफ पैसेंजर, अदर बैगेजेस, मेल, कार्गो। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो फ्यूल वेट। इट इज़ द वेट अबव विच ऑल एडिशनल वेट मस्ट बी फ्यूल सो दैट द एयरक्राफ्ट इज इन फ्लाइट the bending moment at the junction of the wing and fuselage do not become excessive। इसका मतलब है कि आपका जो ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट है उसमें अगर पेलोड को हम लोग ऐड कर दें तो जो वेट आएगा वो कहलाएगा जीरो फ्यूल वेट। ठीक है, मतलब कि इसमें कि पूरा एयरक्राफ्ट लोड लेंगे जिसमें कि फ्यूल का वेट हम लोग माइनस कर देते हैं, ताकि जो अगर आपका जो एयरक्राफ्ट अगर एयर में फ्लाइट कर रहा है तो उस समय जो एयरक्राफ्ट है उसमें जो विंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो विंग्स और जो इसको बोलते हैं जो मेन पार्ट होता है तो बोलते हैं फ्यूजलेज और विंग जो है, तो जो फ्यूजलेज का लोड आ रहा है नीचे की तरफ और जो लिफ्ट होता है एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ मिलता है विंग्स के थ्रू। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए ताकि यहाँ का जो है बेंडिंग मोमेंट आपका इतना एक्सेसिव हो जाए कि आपका जो एयरक्राफ्ट से ये जो विंग्स है वो टूट जाए। तो हम लोग का जीरो फ्यूल वेट हम लोग लेते हैं ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट प्लस पे लोड। जो फ्यूल जो होता है नॉर्मली आपका फिल किया जाता है विंग्स में, इसलिए विंग फ्यूल को जो हम लोग माइनस कर देते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं जीरो फ्यूल वेट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे कि आपका जो एयरक्राफ्ट में जो वेट होता है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो होता है ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट, मतलब सिर्फ एयरक्राफ्ट का वेट प्लस क्रू का वेट वो लगभग होता है शॉर्ट रेंज में 66%, मीडियम में 59% और लॉन्ग रेंज में 44%। पेलोड जो लिखा जाता है जो एयरक्राफ्ट वो है 24%, मीडियम में 16% और लॉन्ग रेंज में 10%। ट्रिप फ्यूल की बात करें तो ट्रिप में हम ले जाते हैं 6%, 21%, 40% तक ले जाते हैं आपका लॉन्ग रेंज में। मतलब कि एयरक्राफ्ट का जो 100% जो लोड है उसमें सिर्फ 40% फ्यूल ही होता है लॉन्ग रेंज के ट्रैवल में। जो फ्यूल रिजर्व की बात करें तो वो 4% और 6%। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है उसमें, कितना ज़्यादा फ्यूल का लोड होता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले व्हील अरेंजमेंट की। तो व्हील का जो अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो रनवे का जो थिकनेस है, मतलब विड्थ है, टैक्सीवे का विड्थ है, एप्रॉन का विड्थ कितना होना चाहिए, कितना लोड आ रहा है, वो इस पर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है लोड का ग्राउंड में, वो भी डिपेंड करता है आपके कि आपका जो एयरक्राफ्ट का जो गियर्स है उसका मतलब कि अरेंजमेंट क्या है, व्हील का अरेंजमेंट क्या है। टर्निंग डिफ़िकल्ट फॉर मोर वेट इन केस ऑफ शार्प कर्व। तो टर्निंग कैसा सिचुएशन, किस तरह से टर्न होगा, वो भी आपका व्हील अरेंजमेंट पे ही डिपेंड करता है। और जो पूरा एयरक्राफ्ट का जो स्टेबिलिटी है डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडेड एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हील कॉन्फ़िगरेशन। तो सारे व्हील कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो नॉर्मल है सिंगल व्हील का अरेंजमेंट है, ड्यूअल व्हील है, ये डबल टैंडम व्हील है। तो आपके नॉर्मल एयरक्राफ्ट में आपके ड्यूअल व्हील मिलते हैं, और जो हेवियर होते हैं उसमें 2D ड्यूअल टैंडम मिलता है। उसके अलावा जो होते हैं कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हेवियर लोड के लिए मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आपको ये 2D2 मतलब डबल टैंडम, ट्रिपल टैंडम और ये डबल टैंडम प्लस ट्रिपल टैंडम प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मिनिमम टर्निंग रेडियस। तो मिनिमम टर्निंग रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रनवे और टैक्सीवे के जॉइंट्स को डिजाइन करने के लिए। मतलब कि जो रनवे है और टैक्सीवे है जहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस लोकेशन पे एयरक्राफ्ट को टर्न करके आपको लेके जाना पड़ता है टैक्सी में। तो उसके लिए आपको जानना चाहिए कि आपका उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम टर्निंग रेडियस मतलब कितने कम रेडियस में, मिनिमम रेडियस में वो जो एयरक्राफ्ट है वो टर्न कर सकता है। द लाइन थ्रू द एक्सिस ऑफ नोज when it is at maximum angle of rotation it is drawn. The maximum angle of rotation is specified by the manufacturer, and for the large turbojet it is 50 to 60 degrees. तो होता ये है कि जो नोज गियर जो है ये वाला पोर्शन है, उसमें जो है आपका जो नोज गियर का जो रोटेशन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ये आपका मैन्युफैक्चरर बताता है इसमें। तो लगभग 50 to 60 डिग्री होता है। तो अगर इस लाइन जो रोटेशन होना है तो इसके जो एक्सिस का लाइन होगा अगर उसको हम लोग ड्रॉ करें स्ट्रेट, और आपका जो लैंडिंग गियर है उसको ड्रॉ करें, तो जो जिस पॉइंट पे कट करेगा ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। कि इसी सेंटर ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग ये पूरा एयरक्राफ्ट रोटेट करेगा। ठीक है। अनदर लाइन थ्रू द एक्सिस ऑफ टू मेन गेज, मैंने बताया था कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ रोटेशन विद द टिप of the farther wing of the aircraft is known as minimum turning radius. The path of nose gear and main gear can also be drawn. तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ सेंटर रोटेशन हो गया यहाँ पे, और इसके बाद सेंटर रोटेशन से यहाँ जो डिस्टेंस होगा ये फार्देस्ट विंग का टिप का, इसको बोलते हैं आपका मिनिमम टर्निंग रेडियस। तो इसी रेडियस में वो टर्न कर सकता है पूरा एयरक्राफ्ट। तो इस रेडियस में आपका कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन इसके बाहर ही होना चाहिए, नहीं तो आपका ये इससे आपका मतलब ये आपका हिट कर सकता है ये पूरा जो विंग है। और उसके अलावा जो उसका जो व्हील का जो पाथ है वो भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग का जो किस लोकेशन पे आपका रनवे का मतलब टर्निंग होना चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम सर्कलिंग रेडियस। इट इज़ द मिनिमम रेडियस which is required an aircraft to encircle in the sky till permission of landing granted. Minimum circling radius affect the aircraft in following manner. तो होता ये है कि जो एयरक्राफ्ट है उसको जब तक परमिशन ना मिले आपको एयरपोर्ट में लैंड नहीं कर सकता तब तक उसको स्काई में इंसर्कलिंग करनी पड़ती है। तो इसको परमिशन मिलने तक आपको वो कितना रेडियस में वो सर्कलिंग कर सकता है उसको बोलते हैं मिनिमम सर्कलिंग रेडियस। इट डिफाइंस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन नियर एयरपोर्ट्स। ठीक है। दो एयरपोर्ट के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका मिनिमम सर्कलिंग रेडियस कितनी है, क्योंकि एक सर्कलिंग रेडियस से जो एयरक्राफ्ट कहीं पे सर्कलिंग कर रहा है किसी लोकेशन पे किसी एयरपोर्ट पर, तो दूसरा एयरपोर्ट है तो वहाँ पे सर्कलिंग से वो आपका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैप हो सकता है तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। For larger aircraft it will be in kilometers, hence more distance is required between two airport। तो larger aircraft के लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि दो एयरपोर्ट के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ टाइमिंग ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ
और इसकी वजह से ये है कि आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करने में बनता है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है कितने रेडियस में सर्कलिंग कर रहा है हमको मालूम हो। तो कोई इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट है उसको आप मतलब आप पहले लैंडिंग करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप एक एयरक्राफ्ट को ऊपर सर्कलिंग करने के लिए छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कितना आपका रेडियस है, कितना टाइम लगे में वो जो एयरक्राफ्ट है पूरा सर्कल करके वापस आएगा। ठीक है, एयरपोर्ट कैपेसिटी हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम लोग का पास मालूम हो कि आपका सर्कलिंग रेडियस कैसा है। जोनिंग लॉ रिलेटेड टू हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस रीजन में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जब एयरक्राफ्ट सर्कलिंग कर रहा हो तो आपको पूरा जोनिंग बनाना पड़ेगी, लॉ बनाना पड़ेगा कि आपका इस रीजन में इस हाइट से ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है, आपका जोनिंग लॉ भी आपका मिनिमम सर्कल रेटिंग्स पर ही डिपेंड करता है। तो कुछ एयरक्राफ्ट्स के लिए क्या क्या सर्कलिंग रेडियस होते हैं, मिनिमम सर्कलिंग रेडियस वो है लगभग स्मॉल जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट के लिए, स्मॉल टाइप के एयरक्राफ्ट के लिए अंडर VFR कंडीशन। मतलब आपको दो टर्म हैं जो बार बार आएगा, वो है VFR और है एक IFR। तो VFR है विजुअल फ्लाइट रूल्स, मतलब अगर वेदर क्लियर हो तो पायलट को पूरा एयरक्राफ्ट पूरा एयरपोर्ट दिख रहा हो तो उस समय सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं विजुअल फ्लाइट रूल। तो सारा जो पायलट है, जो सारा एयरक्राफ्ट का मैनूवर है, जो सारा मतलब एयरक्राफ्ट का जो सारा प्रोसीजर होता है आपको लैंडिंग कराने का, टेकअप कराने का, तो सारा जो प्रोसीजर है वो विजुअल फ्लाइट रूल्स के अकॉर्डिंग वो करता है। तो अगर आपके कुछ कंडीशन की वजह से आपको नाइट में आपको लैंडिंग करानी है या फिर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ वेदर क्लियर नहीं है फिर भी आपको लैंडिंग करानी हो, तो आपको अगर उस केस में हम लोग चलते हैं इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट। तो जनरली जो है इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल्स में हम लोग जो भी स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं वो ज़्यादा रखते हैं, ताकि मतलब कि किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, किसी तरह का एक्सीडेंट का केस जनरेट ना हो। तो हम लोग का जो स्मॉल एयरक्राफ्ट है उसमें हम लोग विजुअल फ्लाइट रूल के केस में 1.6 किलोमीटर होता है रेडियस। बिगर एयरक्राफ्ट है तो उसको भी हम लोग 3.2 किलोमीटर लेकर के चलते हैं। लेकिन अगर पिस्टन इंजन है और आपका IFR कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम लोग हायर रखते हैं मिनिमम सर्कुलर रेडियस, क्योंकि आपको सही से आपको विजिबल नहीं है सिचुएशन तो आपको हायर लेना ही चाहिए। आपको 13 किलोमीटर लेकर चलते हैं। अगर जेट इंजन है तो आपका स्पीड हायर होता है और उसको आप लार्जर रेडियस में ही आप उसको सर्कलिंग करा सकते हैं। तो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास तक होता है मिनिमम सर्कलिंग रेडियस। नेक्स्ट बात कर ले जाए साइज ऑफ एयरक्राफ्ट की, तो साइज ऑफ एयरक्राफ्ट से ही फर्दर हम डिसाइड करते हैं कि आपका जो एप्रॉन एरिया होगा वो कितना होगा, और उसके बाद जो आपका हैंगर में होगा कितना स्पेस चाहिए होगा वो डिपेंड करता है। तो आपका उसके लिए साइज ऑफ एयरक्राफ्ट हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके डिफरेंट फीचर्स पर, जो कि है फ्यूजलेज लेंथ, मतलब कि जिस लेंथ में आपका जो आपका पैसेंजर्स होते हैं, पेलोड होता है, क्रू स्टाफ होता है, वो सारा होता है फ्यूजलेज। तो लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट डिसाइड द वाइंडिंग ऑफ टैक्सीवे ऑन कर्व एंड साइज ऑफ एप्रॉन एंड हैंगर। इससे डिपेंड करता है आपका गियर ट्रेड है, मतलब कि जो लैंडिंग गियर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि आपका टर्निंग रेडियस कितना होगा एयरक्राफ्ट का। हाइट जो है इट डिसाइड द हाइट ऑफ हैंगर गेट एंड अदर मिसलेनियस इंस्टॉलेशन इनसाइड द हैंगर। तो आपका जो एयरक्राफ्ट है उसका जो टेल के पास आपका कितना हाइट है वो डिसाइड किया जाता है कि आपका हैंगर में वो अंदर इंटर कर सके, इसलिए आपको उसका हाइट मालूम होना चाहिए ताकि वो सेफली इंटर कर सके। टेल विड्थ है, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द साइज ऑफ पार्किंग एंड एप्रॉन। तो ठीक है, उसमें हम लोग पार्किंग एरिया, एप्रॉन एरिया को डिसाइड करने के लिए टेल विड्थ का इस्तेमाल करते हैं। व्हील बेस है, इट डिसाइड द मिनिमम रेडियस ऑफ टैक्सी वे। तो व्हील बेस है तो उससे हम लोग टैक्सी वे का रेडियस डिसाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका व्हील बेस हो जाएगा, मतलब कि नोज गियर बोलते हैं फ्रंट व्हील, और आपका रियर व्हील के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जाएगा आपका व्हील बेस। विंग स्पान, इट गवर्न्स द विड्थ ऑफ टैक्सी वे, क्लियरेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल ट्रैफिक वे, साइज ऑफ एप्रॉन, हैंगर्स, विड्थ ऑफ हैंगर गेट। तो विंग स्पान से ही हम लोग डिसाइड करते हैं फर्दर कि आपका कितना विड्थ होना चाहिए टैक्सी वे का, दो टैक्सी वे के बीच में कितना पैरेलल टैक्सी वे के बीच में कितना हम लोग स्पेस छोड़ सकते हैं, कितना क्लियरेंस डिस्टेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं विंग स्पान से। नेक्स्ट बात कर ले कि टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस। तो टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयरक्राफ्ट विच विल बी यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द रनवे लेंथ, बट देयर आर ऑल्सो ए नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज एल्टीट्यूड ऑफ द एयरपोर्ट, ग्रेडियंट ऑफ runway direction and intensity of wind, the temperature and the manner of landing and takeoff
विच इन्फ्लुएंस द टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस। तो एयरक्राफ्ट मतलब एयरपोर्ट में जो एयरक्राफ्ट है उसका लैंडिंग कैसे होगा, टेक ऑफ कैसे होगा, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपका जो है रनवे लेंथ कितना होना चाहिए, कितना लेंथ सफिशिएंट है। वैसे रनवे लेंथ के लिए और भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका हो गया कि आप किस हाइट पर है, मीन सी लेवल से कितने हाइट पर आपका एयरपोर्ट है, आपका एयरपोर्ट का रनवे का जो ग्रेडियंट आपका मतलब इफेक्टिव ग्रेडियंट कितनी है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो फिक्स किया गया है, उस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ विंड कितनी है। तो सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रनवे का लेंथ डिसाइड करते हैं। तो वो उसमें टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस भी डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट का कितना है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रनवे डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोपल्सन। तो द टाइप्स ऑफ इंजन यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस। तो आज के हम लोग इस्तेमाल किया जाता है आपका प्रोपेलर इंजन की इस्तेमाल किया जाता है, पिस्टन इंजन की इस्तेमाल किए जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं जेट इंजन। तो मेथड ऑफ प्रोपल्सन जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो है कितना आपका एयरक्राफ्ट का साइज़ है और उसका स्पीड कितना होगा और उसका वेट कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा, उसकी वजह से कितने नॉइज क्रिएट होगा और सर्कलिंग रेडियस कितना होना चाहिए, वो सारे डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ प्रोपल्सन पर। टायर प्रेशर और कॉन्टैक्ट एरिया की बात करें तो टायर प्रेशर एंड द व्हील लोड विल गिव एन इंडिकेशन ऑफ द विड्थ टायर टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। तो टायर प्रेशर और कॉन्टैक्ट एरिया से हम डिसाइड करते हैं कि आपका जो रनवे का जो है आपका थिकनेस कितना होना चाहिए पेमेंट का, वही सारी चीज़ें। नेक्स्ट है नॉइज। इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम टू नियर द डेवलप्ड एरिया। मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज आर इंजन मशीनरी प्राइमरी डिस्टर्बेंस मोर ड्यूरिंग टेक ऑफ। देयरफॉर साइज ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज डिसाइडेड एज पर द अमाउंट ऑफ परसीव्ड नॉइज एट द बाउंड्री ऑफ द एयरपोर्ट। तो होता ये है कि नॉइज बहुत बड़ा इशू है एयरपोर्ट एरिया में। तो मेजर इशू जो नॉइज होता है वो होता है इंजन से, मशीनरी से, मतलब मेनली वो भी लैंडिंग के समय जो टच करता है तो उसे हेवियर लोड टच करने से मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट होता है। तो प्राइमरी जेट है उसमें भी जैसे स्टार्ट होता है जेट इंजन उस समय बहुत हेवी नॉइज क्रिएट होता है। तो इस नॉइज की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है और आसपास जो लोकेशन में कोई बिल्डिंग है उसमें जो भी ग्लासेस है उसमें क्रैक आ सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान दिया जाता है कि आपका जो एयरपोर्ट को पूरी तरह से घेर कर रखा जाता है। घेर कर उसको मतलब एक बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री पर कितना परसीव्ड नॉलेज है वो डिसाइड किया जाता है कि सफिशिएंट मतलब सही है क्या नहीं। जहाँ से नॉइज जनरेट हो रहा है वहाँ से और ट्रैवल करता है जो बाउंड्री पर, तो बाउंड्री पर जो परसीव्ड नॉइज है वो लिमिट में होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बाउंड्री डिसाइड करते हैं एयरपोर्ट का। नेक्स्ट है रेंज। द डिस्टेंस दैट एन एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई विदाउट रिफ्यूलिंग इज नोन एज रेंज। देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेंज ऑफ एन एयरक्राफ्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग द पेलोड। यूजुअली एज द रेंज इज डिक्रीज बाय द पेलोड इज इंक्रीज एज द वाइस वर्सा। तो होता है कि दो एयरपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है जो रेंज उसको बोलते हैं हम रेंज। तो रेंज आपका डिपेंड करता है कि कितना आप फ्यूल आपसे उस फ्यूल से आप कितना दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो बीच में रिफ्यूलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिफ्यूलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको रेंज कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको एक एक्स्ट्रा एयरपोर्ट चाहिए होगा जहाँ पे आप रिफ्यूलिंग कर सकें। तो वो डिपेंड करता है कि आपका पेलोड कितना। अगर हायर पेलोड लेके जाएंगे तो आपको ज़्यादा मतलब रेंज कम हो जाएगा, अगर कम लोड लेके जाएंगे तो आपको रेंज बढ़ सकता है वो, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन पेलोड एंड रेंज इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स सच एज मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस ड्यूरिंग फ्लाइट, स्पीड, फ्यूल, विंड, फ्लाइट एल्टीट्यूड एंड अमाउंट ऑफ रिजर्व फ्यूल। तो अब डिपेंड करता है कि आपका जो पेलोड और रेंज का क्या रिलेशन होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपका मेट्रोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, मौसम का कंडीशन कैसा है, स्पीड कैसी है, फ्यूल कैसी है, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो रेंज से बेनिफिट होता है कि आप निकाल सकते हैं कि दो एयरपोर्ट के बीच में किसी थर्ड एयरपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लीजिए फ्यूल स्पिलेज की। तो स्पिलिंग ऑफ फ्यूल ऑकर्स व्हेन द इंजन इज शट डाउन और लूजिंग स्पीड। जैसे ही स्पीड जो इंजन बंद होता है या फिर इसका स्पीड कम किया जाता है तो इस जो चांसेस है फ्यूल का स्पिल होने के वो बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है कि इंजन मतलब फ्यूल स्पिल की वजह से जो है रनवे पर या फिर आपके टैक्सीवे पर फ्यूल जमा हो सकता है, जो कि उसके रनवे टैक्सीवे के लिए ये सही नहीं होता है। मतलब कि जो बिटनेस पेमेंट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमली ये इफेक्ट होता है फ्यूल स्पिल की वजह से, फ्यूल स्पिल होने की वजह से। तो इस पर ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग को फ्यूल स्पिलेज ना हो, अगर हो रहा है तो उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोग काम करते हैं उस पर।
नेक्स्ट है जेट ब्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर जैसे ही आपका इंजन स्टार्ट होता है तो उसमें आपका जेट इंजन के थ्रू बहुत हायर अमाउंट में, हायर फोर्स से बहुत हीट और आपका एयर निकलता है, तो जिसकी वजह से आपका पेमेंट पर उसको इफेक्ट आ सकता है। तो मतलब कि जेट इंजन जिसमें भी एयरक्राफ्ट में है, तो उसको ब्लास्ट जैसे बाहर आता है तो रियर ऑफ द एयरक्राफ्ट टू बी प्रोवाइडेड फोर्स ऑफ मूवमेंट, तो मतलब एयरक्राफ्ट को मूवमेंट कराने की जरूरत पड़ती है। If we consider the case where aircraft is standing and jet blast is coming from back side, it is so hot and create severe condition, मतलब कि इतनी गर्म होती है जिस वजह से पेमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। तो इसका हाइट अप ये डिपेंड करता है कि आपका कितना हाइट है टेल पाइप का, जहाँ से कोई जेट इंजन निकल रहा है, या फिर कितने एंगल से वो जेट ब्लास्ट हो रहा है। मतलब कि ये है कि एयरक्राफ्ट जो है आपका उसमें जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे जेट इंजन है या फिर यहाँ पे जेट इंजन है, तो आप कितने हाइट से आपके एयरक्राफ्ट पे वो पर आ रहा है, या कितने एंगल से वो इफेक्ट कर रहा है पेमेंट को, इस पर डिपेंड करता है। तो जेट हेंस ब्लास्ट फेंसेस आर नीडेड टू कंट्रोल द डैमेज ऑफ पेमेंट। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका यहाँ पे ब्लास्ट फेंसेस होना चाहिए, ताकि आपका जो पेमेंट है वो आपका ज़्यादा इफेक्टेड ना हो। अफेक्टेड हो रहा है तो बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एयरपोर्ट के डिज़ाइन करने के लिए जो सर्वे कौन कौन से सर्वे करने पड़ते हैं, और उसके लिए कौन कौन से ड्राइंग प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, ओके।